खालिद हक साहब थे, लेकिन लेकिन तो इस चीज का बनाया गया था। हसन दुर्रानी साहब, इशारे अगर चीजों के देखे जाएं तो इशारे दूर तक जाते हैं। मौलाना समीउल हक का बेटा ही क्यों आया उस जद में? मैं सभी को शामिल कर लेता हूं। अरविंद तेजावत जी जी मेरे साथ बिल्कुल। इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरविंद तेजावत जी, जामिया दारुल उलूम हक्कानिया, ये वो मदरसा है जहाँ से बहुत सारे ऐसे इस्लाम के जानकार मदरसे के पढ़े हुए, ये अफ़गानिस्तान में काबुल में भी हैं और ये पाकिस्तान के इस तरफ भी हैं। अब ये टीटीपी का हिस्सा है या तालिबान का हिस्सा है, इस पर आप डिटेल बताइएगा। लेकिन क्या समीउल हक के बेटे का टारगेट होना महज एक कोइंसिडेंस है? क्या मेरा सवाल बर्ड आई व्यू की तरह है? राजीव साहब, जहां तक मैं समझता हूं, ये दरअसल एक पूरी विचारधारा को टारगेट करने का एक तरीका है। दरअसल आपने जब नेशनलिज्म के मूल में जब आपने इस्लाम या रिलीजन को मान लिया, तो फिर आपको चलना पड़ेगा। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी रही है, उसमें उन्होंने क्या किया, अमेरिका को एक प्लेटफॉर्म दिया। कहाँ जरूरत थी उन्हें नेटो, सीटो, सेंटो या इराक पैक्ट जैसे किसी भी पैक्ट का हिस्सा बनने की? क्यों वो फॉरेनर्स को यहाँ पे प्लेटफॉर्म दे रहे थे? और वो अपने अपने हित साध रहे थे, क्योंकि रूस के खिलाफ उन्हें अपनी लड़ाई जो थी वो लड़नी थी। और बदले में क्या कुछ चंद वो टुकड़े फेंक दिए। और दरअसल ये जो आजादी है और ये जो इक्वलिटी है, या ये सारी है, वो दुनिया की ये तवारीख बताती है कि उसके लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती है। ये यूं ही नहीं मिलती है। 1857 में हमने आजादी शुरू की, 100 साल बाद में 1947 में हमें आजादी मिली। और बाद में क्या हुआ, जनरल जिया के टाइम में ये सारी आजादी मतलब खत्म कर दी गई। और वो सारा तो अब आपको कीमत तो देनी पड़ेगी जब वापस आप अपने हकों हुकूक के लिए लड़ेंगे। और बदले में अमेरिका अपना काम करके चला गया है। आपने अपनी कोई इकोनॉमी ग्रो नहीं की। जिस समय पाकिस्तान ये सब कर रहा था, तब भारत में 20 सूत्रीय कार्यक्रम चल रहे थे, पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी, व्हाइट रिवोल्यूशन हो रहा था, ग्रीन रिवोल्यूशन हो रहा था। और पाकिस्तान में क्या हो रहा था? तो ये सारी चीजें समझनी चाहिए। अगर वहां की एकेडमिया, वहां के समझदार लोग अगर इन सब चीजों को नहीं समझेंगे, तो ये जो होने वाला है वो होता रहेगा। और दूसरी बात ये कि आपने इनकी आइडेंटिटी को लेकर जो सवाल किया है, वो ये कि इनकी आइडेंटिटी हमेशा बदलती रहती है। वो नाम अलग अलग हो, पर इसके मूल में जो विचारधारा है वो ये है। इस्लामिक स्टेट वाले भी वहां पे सक्रिय है, जो तालिबान है वो भी सक्रिय है। और हम ये जानते हैं कि इनकी विचारधाराओं को बदलने में बरसों लगे हैं। तो वापस उसी जगह पे आने में पाकिस्तान को एक मुकम्मल कीमत देनी होगी। और मुझे लगता है कि इसका अंजाम जो है वो पाकिस्तान को भुगतना होगा। तो पॉलिसी लेवल पे एक बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है राजीव साहब। कर्नल साहिब, क्या वाकई पॉलिसी लेवल पर की गई गलतियां आज फ्यूचर में आकर पाकिस्तान को उस महाज पर ले आई हैं जहां वो बहुत ज्यादा उलझा हुआ है? और इस तरीके की सूरत हाल, कहा जाता था कि ये पाकिस्तान के जो ईस्टर्न सेक्टर है, इधर भारत से लगा हुआ जो भारत का वेस्टर्न सेक्टर है, यहां पर इतनी ज्यादा बॉर्डर पर परेशानियां होती थी। ये तो डूरन लाइन पर ये सारा का सारा अब खेल चल रहा है और तालिबान सामने खड़ा है सीना तान के और टीटीपी खेल कर रहा है। क्या यहां पर ये मौलाना समीउल हक के बेटे का मारा जाना सवाल वही मैं घुमा फिरा कर लाऊंगा? क्या कोइंसिडेंस है? क्या मैं बर्ड आई व्यू की तरह अपना सवाल रख रहा हूं? मनोज जी, सही कहा आपने। ये जो पाकिस्तान की पॉलिसीज हैं, वो पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए। इन्होंने लगातार दहशतगर्दी को सपोर्ट किया है, दहशतगर्दों को पाला है। जो अमेरिकन पैसा इनके पास आता रहा, उसमें या तो गफलत करते रहे, प्रॉपर्टीज बनाते रहे, और या फिर वो सांप पालते रहे। और जब लगातार दशकों तक आपने सांप पाले हैं, तो वो सांप आपको इन योर बैकयार्ड मौजूद हैं। आज भी डसेंगे, कल भी डसेंगे, और तब तक डसेंगे जब तक कि आप अपने ही जो गुनाहों के और अपनी ही करप्शन के भार में चटक कर, टूट कर, बिखर नहीं जाएं। मैं दुर्रानी साहब के ख्यालात की तारीफ करता हूँ। अपने मुल्क के बारे में बेहतरी से सोच रहे हैं। इसको एक इंसिडेंट या एक सरकमस्टांशियल शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये सरकमस्टांस अकेला नहीं है। ये जो पाकिस्तान पर
बलोच की तरफ से अटैक रोज सुनने में आ रहे हैं, जो तालिबान के अटैक रोज सुनने में आ रहे हैं। ये बातें कोई एक इंसिडेंट से रिलेटेड नहीं है। इंसिडेंट इनको स्पार्क जरूर कर सकते हैं, जैसा कि मौजूदा हालत में भी दिख रहा है कि एक इंसिडेंट हुआ, मस्जिद में हुआ, नमाज के टाइम हुआ, 5 लोग मारे गए और एक हवा चल पड़ी। इस तरह की हवाएं पाकिस्तान में बहुत अरसे से लगातार नजर आ रही हैं, उनके वेस्ट में भी, बलूचिस्तान से भी, और बहुत दूर वक्त नहीं है जबकि इसी तरह की आवाज़ें, इसी तरह की वारदात सिंध के इलाके में शुरू हो जाएंगी। तो पाकिस्तान एक टूटने की कगार पर है। अपनी इकोनॉमी को संभालने की जगह वो आज भी दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं, और इस बात को एक हिंदुस्तानी से ज़्यादा बेहतर दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। हमने पिछले 30-35 साल से, जब इन्होंने ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स की बात की थी, या भुट्टो साहब ने 1000 साल जंग करेंगे का ऐलान किया था, तब से अब तक इनकी दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाली पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आया है। पिछले हफ्ते तक नहीं आया है। अब भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म लागू है। टेररिस्ट को ट्रेन करके पुश करते जा रहे हैं। हमने भी 2 बार स्ट्राइक किया, कुछ वक्फा शांति रही। 2 बार बड़े जोर शोर से सीज फायर का ऐलान रहा, कुछ तो चला, और फिर अब लेकिन वो बंदूकें अब फिर गरजने लगी हैं, ये मुझे भी पता है। लेकिन मेरा मुद्दा ये नहीं था। मेरा मुद्दा अभी ये था कि पाकिस्तान के वेस्टर्न सेक्टर पर जो कुछ हो रहा है, क्योंकि लगातार जो पाकिस्तान आर्मी के वेटरन्स की तरफ से बातें सामने आती रही, उनका कहना था कि तालिबान को ट्रेन तो हमने किया है, हमने बताया है गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है, तो हमें उनकी नकेल कसने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। सवाल सिर्फ इतना है कि नकेल कसने में पाकिस्तान से देर क्यों हो रही है? क्या तालिबान ने उन लूप होल्स को पकड़ लिया है, जो लूप होल्स डूरन लाइन के आसपास पाकिस्तान को चैन से बैठने नहीं दे रहे? मेरे पास वक्त कम है, मैं माफ़ी के साथ आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान को इससे मुकाबला